नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट सीडीपी के विषय पढ़ रहे थे, जो कि हमारा फरवरी में एग्जाम होने वाला है। उसके विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है और समावेशी शिक्षा के विषय हमने समझा तथा उससे बनने वाले जितने टॉपिक्स है उसको हमने चर्चा किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक अगले टॉपिक पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीटेट के जितने टॉपिक हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो कुल मिला के आपको 20-30 टॉपिक है और हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ क्वेश्चन आपको सीडीपी में बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजी का गणित में बन जाएगा, कुछ हिंदी में बन जाएगा। तो बनता हर जगह से है, थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा और चिंतन। ठीक है, भाषा और विचार करके टॉपिक है, तो आप इसको भाषा और चिंतन समझिए, वही टॉपिक है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। अब देखिए, भाषा और चिंतन के बारे में हम समझते हैं और इस चीज को एक एक टर्म को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा क्या होती है। देखिए, अपने हम जैसे कह लीजिए अपने बातों को या अपने विचारों को या अपनी समस्याओं को या कह लीजिए कि अपनी जो भी चीजें हम किसी को समझाना चाहते हो या अपने विचारों को हम अगर किसी अन्य तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी अन्य को देना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का। जैसे अगर हम आपको ये बता दिए भाषा और चिंतन, हम सब हिंदी पढ़ने वाले हैं तो समझ जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें जो कि हमारी वो भाषा होती है तमिल वाली, क्या लिखा है ना आपको समझ आएगा ना हमको। जो कोई तमिल पढ़ा रहेगा वो समझ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, भाषा का मतलब सिंपल है। भाषा मीन्स होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना किसकी हेल्प से होता है? भाषा की हेल्प से। तो अब हम भाषा की हेल्प से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर वही हम चिंतन की बात करें, चिंतन की बात करें तो किसी भी समस्या के या किसी भी समस्या समाधान के विषय में पहली जो हमारी सोच होती है या पहली जो पहल होती है वही होता है चिंतन। कैसे? अगर हमारे पास आया कि हमें सीटेट पास करना है, तो अब आप क्या सोचेंगे? अब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सीटेट के लिए किसकी क्लास खरीदें, कौन सी बुक ले, कहां से कौन से टॉपिक को पढ़ें, ये सब क्या है? ये सब चिंतन है। ठीक है, अर्थात किसी समस्या के विषय में पहल करना या अपने मन में समझना, अपने मन में सोचना ही क्या है? चिंतन है। या अपने मन में विचार करना क्या है? चिंतन है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का संबंध है, इसीलिए इस टॉपिक को साथ में रखा गया है। कैसे? समझिएगा। जैसे हमने कहा कि आप सोच रहे हैं सीटेट के विषय में। ठीक है, सीटेट के विषय में समझ रहे हैं। अब आपके पास समस्या आ गई सीटेट। अब आप सीटेट के विषय में आपने सोच लिया हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब आप किसी दोस्त को या किसी टीचर्स को अपनी समस्या बताएंगे तब तो आपको प्रॉब्लम बताएगा वो। जब आप उससे कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से साल का पेपर लेना चाहिए, कौन से प्रकाशन की बुक लेनी चाहिए, कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, कौन सा चैनल देखना चाहिए, तो ये सब बताने के लिए आप मुंह बंद करके तो बता नहीं पाएंगे। और बताएंगे भी तो जो हिंदी समझने वाला है उसको आप फ्रेंच में समझाएंगे नहीं, या हिंदी समझने वाले को मलयालम में समझाएंगे नहीं, हिंदी वाले को हिंदी बताएंगे। तो यही हुआ भाषा। अपने विचारों को या अपनी थिंकिंग को किसी दूसरे को देने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? भाषा की। अब अगली बात, आपसे कोई आया सीटेट के बारे में पूछने के लिए, आपके पास भाषा तो बहुत है लेकिन आपके पास सीटेट के विषय में जानकारी ही नहीं है, ना आपने उस पर कभी विचार किया, ना उस पर कभी आपने चिंतन किया। आप उसको कह देंगे कि इंग्लिश प्रकाशन की बुक ले लो, एक्सीलेंट का ग्रामर ले लो, पढ़ लो। कहेगा पागल हो गया है क्या? हम पूछ रहे हैं सीटेट बता हमको क्या रहा है। इट मीन्स थिंकिंग आप करेंगे तभी आपकी भाषा प्रस्फुटित होगी, या आप जब सोचेंगे समझेंगे उस चीज को मनन करेंगे तभी आप अपनी भाषा को या अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख पाएंगे। और अगर आपको बातें रखनी नहीं आएंगी तो कितना भी अच्छा विचार कर लीजिए, बातें रखने का कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई बहुत नॉलेज होता है किसी के पास, बहुत अच्छा टीचर होता है, बहुत अच्छा वक्ता होता है, लेकिन सॉरी बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, लेकिन वो उसको बोलने नहीं आता तो अपनी बातें नहीं रख पाता। तो लोग कहते हैं कि इनको ज्ञान नहीं है, जबकि वो होता बहुत ज्ञानी है।
तो कहने का अर्थ ये है, जो भी आपके पास विचार है, जो भी आपके पास थिंकिंग है, जो भी आपके पास तरीके हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भाषा की जरूरत पड़ेगी। और सभी विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए आपको एक अच्छी भाषा आनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों का कोरिलेशन है, कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इस टॉपिक को साथ में रखा गया है। बात करें भाषा की, तो मैंने आपको बता दिया भाषा क्या है, सीधा सीधा मतलब है भाषा मतलब विचारों का आदान प्रदान ही क्या है, भाषा है। ठीक है, चिंतन मतलब जब कोई समस्या हमारे पास आती है तो उसके प्रति या उसको लेके हम क्या विचार सोचते हैं या क्या उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या अपने मन में मनन करते हैं, वही हमारा चिंतन है। ठीक है, चलिए एक एक पे डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं भाषा पे। हमने आपको क्या बताया, भाषा मतलब मैंने आपको सिंपल बताया कि भाषा मतलब क्या है, विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान क्या है, भाषा है। विचारों का आदान प्रदान क्या है, भाषा है। क्लियर हो गई बात। अब हम समझते हैं कुछ और चीजों को। जैसे देखिए, हमारा जो अगला टर्म है वो हमें समझना है कि अब भाषा तो हो गया हमारा, अब इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे भाषा संबंधित कुछ थ्योरम है या कुछ थ्योरी है कि भाषा कैसे कैसे विकसित होती है या भाषा से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या पॉइंट है, उसको हम समझते हैं। जैसे कि अब हम समझते हैं भाषा के सिद्धांत। देखिए, हम आपको बार बताते हैं कि सिद्धांत आपको इतना नहीं रटना है कि ये सिद्धांत है, आपको वहां थ्योरी नहीं लिखनी है, बस आपको समझना है कि अगर ये टॉपिक आए तो उसमें हम करेंगे क्या। देखिए, भाषा के सिद्धांत के बारे में बात करें तो पहला आता है परिपक्वता का सिद्धांत। अब ये क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, परिपक्वता का सिद्धांत ये है कि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक जो बच्चा होता है या छोटा बच्चा होता है, उसमें भाषा विकास तब प्रारंभ होगा या भाषा विकास उसके शारीरिक संतुलन से प्रारंभ होता है। अब शारीरिक संतुलन मतलब क्या, जैसे बच्चे के गले को आप ले लीजिए, बच्चे का स्वर आप ले लीजिए, बच्चे का आप तालु ले लीजिए, बच्चे का आप जीभ ले लीजिए। ठीक है, इन सभी के संतुलन से या बच्चे के जब तक ये चीजें अच्छे से डेवलप नहीं रहेंगी तब तक बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है, एक बच्चे के जब ये अंग जो बोलने में सहायक हैं ये परिपक्व होने लगते हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे बच्चा बोलना या सीधे शब्दों में कहे बच्चे में भाषा विकास प्रारंभ होने लगता है। ठीक है, परिपक्वता का सिद्धांत यही कहता है कि जैसे जैसे बच्चे में ये अंग डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे बच्चा भाषा को धीरे धीरे सीखना प्रारंभ कर देता है। इस संदर्भ में कहा जाए तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसमें भाषा विकास बिल्कुल नहीं होता, केवल और केवल रोता है। और अगर आप बात करें 0 से 3 महीना, ठीक है, 0 से 3 माह का जो बच्चा होता है, 0 से 3 माह का जो बच्चा होता है, ये बच्चा देखिए सिंपल सी बात है, अब 3 महीने का बच्चा क्या समझेगा। ठीक है, अब वो इतना नॉलेज तो है नहीं उसको कि पूरी तरह से भाषा को समझ जाएगा, लेकिन अगर आप 0 से 3 माह के बच्चे की बात करें तो इस स्थिति में बच्चा जो होता है वो थोड़ा बहुत जैसे कि आवाजों को समझता है। जैसे उसकी मम्मी बुलाएंगे, बेटा देखो ये दूध है, ये खिलौना है, तो वो चीजों को थोड़ा थोड़ा समझता है। तो 0 से 3 माह का बच्चा ध्वनियों को समझना प्रारंभ कर देता है। किसको, ध्वनियों को वो समझना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और यही बच्चा जब 3 महीने से लेके 12 महीने तक या मोटा मोटा आप कह सकते हैं 1 वर्ष लगभग होने लगता है, तब बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है। बोलना प्रारंभ कर देता है आप कह सकते हैं, या स्वर और व्यंजन में तालमेल वो करने लगता है। ठीक है, तालमेल वो करने लगता है या आप कह सकते हैं तालमेल वो बनाने लगता है। ठीक है, या डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि किस आयु तक बच्चा थोड़े थोड़े शब्दों से या थोड़े थोड़े छोटे मोटे टूटे फूटे वाक्य बोलने लगता है, तो 1 वर्ष। जब बच्चा 1 वर्ष क्रॉस करने लगेगा तो टूटा फूटा शब्द वो बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये था परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, दूसरा है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत, अब देखिए ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। अनुबंधन शब्द आपने पढ़ा था, याद करिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे पावलोव का थ्योरम, तो उसमें था अनुबंधन मतलब क्या, कुत्ते को जोड़ा गया था भोजन से। यही चीज यहां पर भी है
यहाँ पर बच्चे के भाषा विकास को हम किसी चीज से जोड़ देते हैं, किसी चीज से जोड़ देते हैं। जैसे हम कहते हैं बेटा बेटा ये देखो बेटा, ये देखो हाथी है। जैसे उसको खिलौना दिखा के कहेंगे ये देखो हाथी है, हाथी का 4 टांग, हाथी का सूंड है। वो बचपन से देखता रहेगा, जब टीवी में देखेगा कि मम्मी हाथी मम्मी हाथी, तो समझेगा कि आपने उसको ऐसी चीजें दिखाई हैं जिसका सूंड होता है वो हाथी होता है, ठीक है, जिसके घने बाल होते हैं शेर होते हैं। आप कहेंगे बेटा देखो ये कलम है, एक कलम है, तो कहीं से वो कोई खराब फेंकी कलम लाएगा मम्मी कलम, ठीक है, वो तमाम चीजें। और बचपन में बच्चे को जैसे उसके सामने फाड़ के दे देंगे चॉकलेट खा लेगा तो जान जाएगा इसको हमें खाना है, वो क्या है चॉकलेट है, और वो बोलने लगेगा हमें चॉकलेट चाहिए, हमें बिस्किट चाहिए। तो कहने का मतलब ये है भाषा विकास अनुबंधन, अनुबंधन मतलब होता है चीजों को रिलेट करना, जोड़ जोड़ के हम सिखा सकते हैं। या ये बेटा ये चीज ये है, तो वो उससे भी चीजों को सीखेगा, ठीक है। अनुबंधन मतलब ये होता है वस्तुओं से या चीजों से जोड़ करके भाषा विकास जब होता है उसे हम कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो आपको बस समझना है, या आप समझ लीजिए कि वस्तुओं को जोड़कर भाषा सिखाना, ठीक है। तो देखिए सब टर्म बड़े भयानक है, लेकिन केवल और केवल आपको समझना है कि क्या कहना चाहता है। अगला हम करें तो अगला हमारा आता है अनुकरण का सिद्धांत, और इससे आप परिचित अच्छी तरह से होंगे। अनुकरण ये कहता है, अनुकरण का सिद्धांत या अनुकरण ये कहता है कि पीछे पीछे बोलकर, या आप कह सकते हैं दोहराव के साथ भाषा विकास, ठीक है, दोहराव के साथ भाषा विकास, दोहराव के साथ या दोहराव से भाषा विकास, ठीक है, से भाषा विकास। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे हम बोलते, जैसे आप देखे होंगे छोटे बच्चों को बुलाते हैं बेटा बोलो मामा मामा, तो धीरे 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 बोलने लगता है, बोलो चाचा 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 बोलने लगता है, धीरे धीरे कौआ बिल्ली, उससे आप जो जो बुलवाएंगे धीरे 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 वो सीखने लगता है। तो भाषा विकास के ये कुछ सिद्धांत थे जिसको हमने समझा कि बच्चा अनुकरण से सीख लेता है, बच्चा अनुबंधन सीख लेता है, और बच्चा जब उसके सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं तो उससे वो भी थोड़ा बहुत सीखता है। लेकिन ये सिद्धांत पर्याप्त नहीं थे, इसीलिए भाषा विकास का सिद्धांत आया, और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है नोम चोम्स्की का सिद्धांत। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में। नोम चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, नोम चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत। अब देखिए ये क्या था और किस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। भाषा विकास सिद्धांत, देखिए ये एक अमेरिकी क्या थे, अमेरिकी अपने वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे में, इन्होंने कहा देखो प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने के लिए, प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने के लिए उनके दिमाग में या उनके माइंड में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा ऑटोमेटिक सीख जाता है। ये तो समझ नहीं आया ये क्या होता है। इन्होंने कहा देखो प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने के लिए उसके दिमाग में एक डिवाइस होती है जिससे वो भाषा सीख जाता है। ले अब भैया कौन सी डिवाइस होती है? इन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे के माइंड में भाषा सीखने के लिए एक डिवाइस होती है जिससे वो भाषा सीख जाता है। इस डिवाइस का उन्होंने नाम दिया लैड। अब ये लैड क्या है समझते हैं। देखिए लैड का उन्होंने कहा लैंग्वेज, ध्यान समझिएगा, उन्होंने कहा लैंग्वेज एक्वेजिशन डिवाइस। देखिए अब ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या था समझिएगा। लैंग्वेज मतलब हुआ भाषा, एक्विजिशन मतलब हुआ अधिग्रहण, और डिवाइस मतलब हुआ यंत्र। यानी कि उन्होंने बताया कि प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क में भाषा सीखने का एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से वो भाषा को सीखता जाता है। और इस डिवाइस में यूनिवर्सल ग्रामर सेट होता है। अब ये समझिएगा चीजों को, ये कहना क्या चाहता है, यूनिवर्सल ग्रामर फिट होता है। अब ये क्या है देखिए, यूनिवर्सल ग्रामर कहने का मतलब ये है सभी भाषाओं उस डिवाइस में सभी भाषाओं के अधिग्रहण करने की क्षमता होती है और बहुत तीव्र होती है। इसीलिए इन्होंने कहा, इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे एक बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ,
उस बच्चे को आप जैसे पैदा हुआ उसको ले जाइए इंग्लैंड में रख दीजिए। जब वो बच्चा 4-5 साल का होगा, आप देखेंगे उसको हिंदी नहीं आएगी, वो पूरा इंग्लिश बोलेगा। अब अच्छा, उसी बच्चे को आप शुरू में एक बच्चा और है हिंदुस्तान पैदा हुआ, उसको ले जाइए फ्रेंच में रख दीजिए, वो फ्रेंच सीख जाएगा। एक बच्चे को बचपन से चाइना में दीजिए, वो चाइना सीख जाएगा। एक बच्चे को इंडिया में रखिए, वो भारतीय भाषा सीख जाएगा। तो चौमासी का कहना ये था। अब आप बताइए, अगर भाषा विकास ये सब चीजें हैं, भाषा विकास किसी सिद्धांत पे काम करता है या किसी थ्योरम पे काम करता है, तो अब आप हमें बताइए हिंदुस्तानी बच्चा फ्रेंच कैसे सीख गया, या हिंदुस्तानी बच्चा जापानी कैसे सीख गया, चाइनाई कैसे सीख गया। तो आप कहेंगे कि अरे वहीं रहा है, उसी माहौल में रहा है, सीख गया। बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ था ना, तो उसको हिंदी आनी चाहिए थी, क्योंकि भाई उसकी मातृभाषा तो हिंदी होनी चाहिए। नियम तो यही होता है, क्योंकि उसके माता की भाषा हिंदी थी। लेकिन चौमास्की ने कहा ऐसा नहीं होता, उसके माइंड में जो डिवाइस है वो यूनिवर्सल ग्रामर लेके बैठा हुआ है, यानी कि उसके अंदर सब ग्रामर को अधिग्रहण करने की क्षमता है। तो जहां जिस माहौल में रहेगा उस भाषा को वो सीख जाएगा, बगैर किसी के बताए, बगैर ग्रामर जाने। जैसे अगर हम ही हैं, अभी 4 साल इंग्लैंड रह लेंगे तो इंग्लिश बोलने लगेंगे, भले से हमको इंग्लिश जरा भी ना आता रहे। ठीक है, तो ये बात कहा था चौमास्की ने, जो कि सही भी है। हमारे भारत में ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग रहते हैं और अलग अलग भाषाएं जानते हैं, जबकि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। सोचिए, इसके बावजूद राष्ट्रीय भाषा। तो ये कहा था चौमास्की ने। चौमास्की ने कहा कि प्रत्येक बच्चे के या प्रत्येक इंसान के माइंड में एक डिवाइस होता है जिसमें यूनिवर्सल ग्रामर फिट है, या जिसमें भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है और बच्चा भाषा को ऑटोमेटिकली सीख जाता है। क्लियर हुई बात? ये किसने कहा था? ये कहा था नोम चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है आपसे कि भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया, तो नोम चॉम्स्की। ठीक है, किसने दिया? नोम चॉम्स्की। एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, इसमें इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि बाद में डेवलप होता है, ये डिवाइस उसके अंदर जन्मजात होता है। जन्मजात मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ये डिवाइस उसके अंदर फिट रहता है और वो चीजों को अच्छे से सीखता है और समझता है। ठीक है, तो क्या हो गया, भाषा अधिग्रहण यंत्र या भाषा अधिग्रहण की क्षमता बच्चे में स्वतः होती है, जो उसके अंदर बचपन से होती है। ये किसने कहा था? ये कहा था नोम चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत में। क्लियर? इन्होंने दो चीजें और कही। इन्होंने कहा, देखो, इन्होंने कहा ऐसा है, चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने बताया कि देखिए भाषा विकास के दो लेवल होते हैं। एक आपका होता है सतही लेवल। अब ये जो सतही लेवल है इसका क्या मतलब है समझिएगा। देखिए नाम से ही लग रहा है, सतही लेवल मतलब ये ऊपर ऊपर वाला। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो भी भाषा विकास होता है, बच्चे का जो भी भाषा विकास होता है उसका अर्थ बच्चे को पता नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जो गहरी लेवल होता है, गहरी या इसको कहते हैं डीप लेवल, जो डीप लेवल होता है इसमें बच्चे को अर्थ भी पता रहता है बच्चे को, और भाषा तो जना वो जानता ही है। कहने का मतलब ये है, जैसे सतही लेवल की बात करें तो बच्चा जैसे कोई शब्द उसका आपने कह दिया चॉकलेट, बस वो चॉकलेट समझेगा कि हमको खाना है बस। अब वो नहीं जानता कि कौन चॉकलेट खराब है, कौन अच्छा है, कौन उसको खाना चाहिए, कौन नहीं खाना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। उसको चॉकलेट खाना है तो खाना है। लेकिन जब यही बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे, तब वो समझेगा यार चॉकलेट है, चॉकलेट खाने से दांत खराब होता है। ठीक है, तो दोनों चीज आती है। भाषा विकास का जो पहला लेवल है वो सतही लेवल है। पहले वो समझ जाता है कि ये मम्मी है, पापा है, ये चाचा चाची हैं, तो जितना इंपॉर्टेंस वो मम्मी को देगा उतना इंपॉर्टेंस अन्य किसी को नहीं देगा। लेकिन धीरे धीरे जब जान जाएगा वो कि सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो धीरे धीरे सबको वो इंपॉर्टेंस देना शुरू करेगा। ठीक है, तो प्रारंभ में जो भाषा विकास होता है वो उसका वो लेवल होता है जिसका वो अर्थ नहीं जानता, तो समझता है कि इसका मतलब भाषा जैसे बोलने के लिए कुछ भी बोल देगा वो, लेकिन उसके बाद वो उसका अर्थ नहीं जानेगा। क्योंकि आप छोटे बच्चों को देखेंगे, कभी भी कुछ भी बोल देता है वो, उसको अर्थ नहीं पता है, ना उसको कुछ पता है कि हम किसके सामने क्या बोलें। किसी को नहीं देखेगा, ना पापा को, ना मम्मी को, भैया, किसी को नहीं, किसी के सामने वो कुछ बोल देगा। तो यही है हमारा सतही लेवल। सतही लेवल मतलब तब अब तक उसको जो बोल रहा है, जो शब्द कह रहा है, उसको उसका अर्थ नहीं पता है। लेकिन जब वो बच्चा शब्द का अर्थ भी समझने लगता है, उसका सही गलत भी सही क्या है गलत क्या है इसको जानने लगता है, तो उसको हम कहते हैं गहरी लेवल। ठीक है, तो एक हो गया सतही लेवल और एक हो गया गहरी लेवल। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भाषा विकास का सिद्धांत हमने देखा।
चौमस्की का भाषा विकास हमने देखा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टर्म पे, यह हमारा जो दूसरा टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं और उसको समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो है चिंतन। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए जब हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं या सोचना शुरू करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंतन। समस्या समाधान, समस्या समाधान हेतु विचार, ठीक है। समस्या समाधान हेतु जब हम विचार करना प्रारंभ करते हैं इसी को हम चिंतन कहते हैं। अब समस्या कोई भी हो सकती है, जैसे अगर आपको ये है कि हमें 1 महीने में कर्जा निपटाने के लिए 5 लाख रुपए कमाना है, तो आप सोचेंगे कि 5 लाख रुपए कैसे कमाए, कौन सा गहना बेचे, कौन सा घर बेचे, कौन सी जमीन बेचे, या किस किस से उधार लें, या क्या करें ऐसा कि हमें 5 लाख मिल जाए। तो ये क्या हुआ? चिंतन हुआ। पढ़ने लिखने वाले बच्चे सोचते हैं क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से राइटर को देखें, कौन से वन डे एग्जाम की तैयारी के लिए कौन सा बुक टारगेट करें, कौन सी कोचिंग टारगेट करें, कितना समय तक पढ़ें। ये सब क्या है? ये सब चिंतन का हिस्सा है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही समस्या उत्पन्न हुई चिंतन प्रारंभ हो जाता है, और जैसे ही समस्या समाप्त हुई चिंतन भी समाप्त हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर हम कहें कि चिंतन शुरू कब से होता है, तो देखिए, बात करें चिंतन की, तो चिंतन शुरू होता है, चिंतन शुरू होता है समस्या से, समस्या से, और चिंतन का अंत होता है, या कह दीजिए कि चिंतन समाप्त कब होता है? चिंतन समाप्त होता है समाधान से। अगर आपके पास जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई तो फिर आपको सोचने की जरूरत क्या है? तो चिंतन शुरू होगा समस्या, समस्या सामने आई आप सोचना शुरू कर देंगे, और जैसे ही सॉल्व हो गई तो आप सोचना बंद कर देंगे। तो ये हुई चिंतन की बात, ठीक है। चिंतन मतलब क्या? चिंतन मतलब किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए या समस्या को समाधान करने के लिए जब हम उस पर विचार करते हैं या विचार करना शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं चिंतन, ठीक है। क्या कहते हैं? चिंतन। अब हम बात करते हैं, देखिए, चिंतन के प्रकार के बारे में। अब ये थोड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपको, ठीक है, डायरेक्ट बनते हैं। कैसे कैसे? देखिए, पहला हम करें तो पहला होता है स्वालीन चिंतन। स्वालीन चिंतन। अब देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। स्वालीन चिंतन, देखिए, स्वालीन चिंतन का मतलब ये होता है इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, मतलब ये रियल बिल्कुल नहीं होता, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, केवल और केवल ख्याली पुलाव सब पकाते हैं, वास्तविकता से संबंध नहीं होता। जैसे कभी कभी बच्चे या हम ही आप सोचते हैं ना कि काश हम लोग शक्तिमान रहे होते तो हम लोग भी उड़ते, यहाँ जाते वहां जाते, ये करते वो करते, इतना बल आ जाए तो चारों हाथी उठा फेंक दे, काश हम अंबानी बन जाते। यानी कि मतलब बिना मतलब की बात, बिना मतलब का सोचना, उसे क्या कहते हैं? स्वालीन चिंतन। अपने मगन है कि बस अब होगा तो इस बार हम पूरा दुनिया उलट देंगे। अपने आप सोचना कि बस इतना तेज दौड़ने लगे कि फरारी कार को पीछे कर दें। एक ऐसे सुबह उठे तो सचिन से महान बैटर बन जाए, हाथ बल्ला ले तो 6 छक्का लगातार मार दे। ये सब पहले हम सोचते थे बचपन में कि जैसे किसी दिन मान लीजिए मैच खेला हमने, तो अगर बॉल कर रहे हैं या गेंद कर रहे हैं खराब अच्छा नहीं लगा तो अगले दिन लगता था कि बस अगले दिन उठे, इतनी शक्ति आ जाए गेंदा फेंक किसी को फरियाए ना, स्टम्प फिस्टम तोड़ ताड़ दे। मतलब ये सब था क्या? ये सब चिंतन कोई मतलब ही नहीं है, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या मतलब है? अब ऐसा हो सकता है क्या कि आप हर मैच में 6 बॉल 6 विकेट ले लें, कितने भी अच्छे बॉलर हैं, कितने भी अच्छे हों, कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या? ये है स्वालीन चिंतन, जिसका कोई अर्थ नहीं है। उस प्रकार के चिंतन क्या कहते हैं? स्वालीन चिंतन। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि बच्चा कुछ इमेजिनेशन करता है कि मैं अगर कार होता तो ये कर लेता, तो इस प्रकार के चिंतन को क्या कहते हैं? स्वालीन चिंतन, जो संभव नहीं है। दूसरा हमारा है यथार्थवादी चिंतन। ये थोड़ा सा अच्छा है, देखिए, यथार्थवादी चिंतन, इसका संबंध वास्तविकता से होता है, ठीक है। देखिए, इसका संबंध वास्तविकता से होता है। वास्तविकता से मतलब जिसे समझाते हैं, देखिए, अब जैसे आपके पास है कि हमें सीटेट एग्जाम पास करना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, हमें सीटेट एग्जाम पास करना है, ये यथार्थवादी चिंतन है, आपको पास करना है। ऐसा नहीं कि हवा मुड़ रहे हैं, सीटेट पास करना है, तैयारी स्टेट की कर रहे हैं या एसएससी कर रहे हैं, नहीं नहीं,
आपको सीटेट पास करना है, ये आपके पास वास्तविक प्रॉब्लम है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, रियल थिंकिंग करेंगे। अच्छा, ये बुक ले लेते हैं, ये राइटर का पढ़ लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं, यथार्थवादी चिंतन। यानी कि जब हम समस्या समाधान के लिए, जो वास्तविक समस्या है उसके समाधान के लिए जब चिंतन प्रारंभ करते हैं, उसको हम कहते हैं यथार्थवादी चिंतन। क्या कहते हैं, यथार्थवादी चिंतन। इस यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब एग्जाम में दबा के पूछता है। देखिए पहला कौन सा है वो समझते हैं। देखिए पहला है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब ऐसी समस्याएं या ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रश्न जिसका केवल एक ही उत्तर होगा, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। जैसे अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, ये होता है कन्वर्जेंट लेंस। यहां से जितनी किरणें आती हैं वो सब किरणें एक बिंदु पे जाके एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी है कि सवाल कैसे भी घुमा फिरा के पूछे उसका आंसर एक ही होगा। जैसे आपको समझाते हैं, देखिए जैसे इसमें प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं देखिए समझिएगा। अभिसारी चिंतन में कौन कौन से प्रश्न आते हैं समझिएगा। जैसे हम आपसे कह दें कि हमारा देश क्या है, जैसे देखिए हमारा देश कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान बोलेगा, चाइना वाला चाइना बोलेगा, हम हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान बोलेंगे, अमेरिका वाला अमेरिका बोलेगा। ये थोड़ी कहेगा कि हमारा देश हिंदुस्तान है। तो कहने का मतलब है ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर केवल एक ही हो उसको कहते हैं अभिसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन की समस्याएं। ऐसे प्रश्न, ऐसी समस्याएं जिसका सलूशन केवल और केवल एक हो उसको हम कहते हैं अभिसारी प्रश्न चिंतन या अभिसारी चिंतन की समस्याएं, ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे इसमें प्रश्नों के हम प्रकार बताते हैं आपको। इसमें बंद छोर के प्रश्न होते हैं। बंद छोर के मतलब जिसका केवल एक ही उत्तर हो। इसमें सही गलत वाले प्रश्न आते हैं, सही गलत। जैसे हमने कहा कि बताइए गुजरात भारत की राजधानी है, तो इसका आंसर 2 ही होगा, हाँ या ना। ये बंद छोड़, हमने उस पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कहा ही नहीं या कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, आप केवल हाँ या नाम उत्तर देंगे। तो सही गलत वाले प्रश्न हो गए। आपके वस्तुनिष्ठ कह लीजिए, या ये हाँ चलिए बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। जो बहुविकल्पी होता है, जैसे हम लोग कहते नहीं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस यानी कि जिसमें ये मत समझिए कि बहुत सारे मल्टीपल, नहीं, मल्टीपल चॉइस जिसमें 4-5 ऑप्शन रहेंगे लेकिन उसमें सही एक ही होगा। जैसे आप सीटेट एग्जाम देने जाएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास सामने आएगा, 4 में से केवल एक ही सही रहेगा, वो आपको चूज करके लिखना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, ये हमारे अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं, या मल्टीपल चॉइस प्रश्न जो होते हैं वो अभिसारी चिंतन द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लेगा, या आपसे कहेगा हाँ या ना वाले प्रश्न, या करेक्ट द आंसर वाले प्रश्न, ठीक है। या इसमें एक और आता है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। जैसे फिलिंग द ब्लैंक, जैसे हमने कह दिया व्हाट इज द कैपिटल, यहाँ डैश करके, ऑफ इंडिया, तो आप क्या बताएंगे, व्हाट इज द कैपिटल डैश ऑफ इंडिया। तो कैपिटल तो एक ही है, न्यू दिल्ली, तो आपको न्यू दिल्ली भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अभिसारी चिंतन में आते हैं जिसका केवल एक ही उत्तर होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो बी नंबर सेक्शन है वो है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, ये देखिए जब भी ऑप्शन में आया और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो 100% सही होता है, कभी गलत नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, देखिए अभिसारी चिंतन, इसमें एक प्रश्न के बहुत सारे चिंतन से उत्तर मिलेंगे। जैसे खुले छोर के प्रश्न, खुले छोर के प्रश्न, देखिए ध्यान समझिएगा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, खुले छोर के प्रश्न। जैसे अपसारी या डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग ये है किसी समस्या को समाधान करने के लिए या किसी समस्या के सलूशन के लिए अनेक प्रकार की थिंकिंग हम बता सकते हैं या अनेक प्रकार से हम सोच सकते हैं,
उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे कह दिया कि जंगल के राजा कौन है, तो आप बताएंगे शेर, ये हुआ अपसारी। अब हम कह रहे हैं कि जंगल में जंगली जानवर कौन कौन से हैं, तो भैया अब जंगली जानवर शेर भी है, चीता भी है, लेपर्ड भी है, बाघ भी है, और हाथी भी है, घोड़ा भी है, गैंडा भी है, लोमड़ी भी है, सियार भी है, यानी कि बहुत सारे उत्तर हैं। क्या आप इसमें किसी को गलत कह सकते हैं? बताइए, नहीं कह सकते। हमने कह दिया एक राज्य का नाम बताओ। अब आप सोचिए, क्वेश्चन ने क्या कहा, भारत के एक राज्य का नाम बताओ। हमने ये नहीं कहा कि जिसमें रहते हो उस राज्य का नाम बताओ, या हमने ये नहीं कहा कि फाइनेंशियल स्टेट बताओ, या हमने ये नहीं कहा कि उस राज्य का नाम बताओ जहां से मोदी जी हैं, या हमने ये नहीं कहा उस राज्य का नाम बताओ जहां योगी जी सीएम हैं। हमने कहा भारत के एक राज्य का नाम बताओ। तो आपके पास ये खुला है, कोई गुजरात बताएगा, कोई गोवा बताएगा, कोई दिल्ली बताएगा, कोई लखनऊ बताएगा, कोई मुंबई बताएगा, कोई महाराष्ट्र बताएगा, सॉरी महाराष्ट्र बताएगा, कोई आपका ये एमपी बताएगा। तो बहुत सारे आंसर हैं। तो ये होते हैं अपसारी चीजें, मतलब खुले छोर के प्रश्न। एक प्रश्न के जब कई सारे उत्तर संभव हो और सबके सब सही हो, उसे हम कहते हैं अपसारी चिंतन। किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, जैसे अगर सिंपल सी बात है, अगर हम कह दें कि चलो बच्चों ये सब लोग एक पन्ना ही लिख के लाओ, ठीक है, तो सब बच्चे जाएंगे लिख के लाएंगे, ठीक है, सबकी राइटिंग अलग अलग होगी, सबके लिखने की टैली अलग अलग होगी। अब सब बच्चों की कॉपी एक सी थोड़ी होगी, सबकी अलग अलग है, लेकिन सबका उत्तर भी सही है। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे समझाना ये है कि जो भी प्रश्न या जो भी समस्या एक नहीं कई सारे तरीकों से सॉल्व हो जाए, कई सारे आंसर से उसकी सवाल या उसकी प्रामाणिकता साबित हो, उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, एक लाइन में कहें तो ऐसी समस्याएं जिसका अंत या जिसका समाधान हम अनेक प्रकार के विचारों से कर सकते हो, उसे कहते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, देखिए अब तक ये दो चिंतन थे, अभी तक ये दो ही चिंतन थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, एक और बढ़ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एनईपी ने दिया था, एनईपी 2020, इसमें इसने दे दिया, इसका नाम है समालोचनात्मक चिंतन। ये नया आया है और ये बड़ा जरूरी भी है। समालोचनात्मक या इसे कहते हैं आलोचनात्मक। अब पता नहीं बोर्ड पे आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि काफी नीचे हो गया। देखिए आलोचनात्मक चिंतन, अब ये क्या है, देखिए इसका जरा मतलब समझिएगा। इसमें यह होता है कि चिंतन के द्वारा गुण और दोषों को बता करके पॉजिटिव वे में आगे करना या प्रोग्रेस करना, ठीक है, प्रोसेस को आगे बढ़ाना। जैसे हमने कोई चीज सोचा, हमने कहा इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमने जैसे ही अप्लाई किया हमें लगा नहीं यार ये गड़बड़ हो गया, इसको और बेहतर करना है। अब बात को समझिएगा, निगेटिव पॉइंट में पकड़िए, पॉजिटिव पकड़िए कि प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, अच्छे सॉल्व नहीं हो पाई, हमको लगा यार हमने जो रूल लगाया, जो हमने थिंकिंग यहाँ अप्लाई की वो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ इसमें इंप्रूव करना है। तो आलोचनात्मक चिंतन यही है कि हमारा ही चिंतन था, हमने स्वयं अप्लाई किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट आ गया। किसी ने बताया कि देखो यार आपके थ्योरम में ये गलती है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, यहाँ गलतियां हैं, इसको सुधारिए। तो उसको री इन्वेंट किया, उसको हमने फिर से सोचा और फिर अप्लाई किया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम पेड़ काट रहे हैं, टंगारी से काट रहे हैं, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, कटने में टाइम लग रहा है, तो हमने कहा यार, किसी ने कहा आरएस काटिए ना, हमने सोचा हाँ यार सही कह रहा है, तो हमने आरएस काटा, कट गया। तो कहने का मतलब ये है, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय खुद स्वयं से ही गुण और दोषों को या सही और गलत को हम समझ करके अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में थिंकिंग करके आंसर निकालते हैं, उसी को कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। तो देखिए किसी का कहा गया है ना कि किसी का वो रोग से विरोध करो रोगी से नहीं, तो वही सिर्फ यहाँ पे आलोचना आप करिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। जब आप आलोचना करेंगे, पॉजिटिव वे में करेंगे, तो उस चीज को या उसको वो लोग और अच्छे से सुधार में लाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये एनईपी 2020 में कहा गया है। तो ये किसका प्रकार हुआ, ये हुआ समालोचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दो तीन टर्म और हैं चिंतन के, जैसे एक आपका है कह लीजिए कि तीसरा, ये तो आप ऐसे समझ जाएंगे। देखिए एक है प्रत्यक्षात्मक
या इसको कह लीजिए कि प्रतीकात्मक चिंतन। ये तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होगा या इसका अर्थ क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, देखिए प्रतीकात्मक मतलब ये है जो चीजें दिखाई दें, जो चीजें दिखाई दें, या आप कह सकते हैं कि मूर्त वस्तुओं के विषय में चिंतन। देखिए मूर्त वस्तुओं के विषय में जब चिंतन होता है या जब चिंतन किया जाता है उसको कहते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ठीक है, जैसे बच्चा कोई चीज देख रहा है, जैसे उसने देख के आपसे कहा कि मान लो उसे साइकिल देखा, उसने कहा मम्मी ये क्या है, साइकिल है, ये चक्का है, ये क्या है, तो ये हुआ मूर्त। जैसे वो देख रहा है तब आपसे पूछ रहा है उसके विषय में, तो ये हुआ मूर्त वस्तु द्वारा चिंतन या प्रतीकात्मक या प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्षात्मक जो दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है। ठीक है, दूसरा एक और है प्रत्यात्मक। अब ये देखिए क्या है प्रत्यात्मक चिंतन, क्या है इसको समझते। देखिए प्रत्यात्मक चिंतन मतलब ये होता है, ये कल्पना पे चलता है। किस पे? कल्पना पे। ठीक है, कल्पना पे चलता है। अब देखिए कल्पना मतलब ये ना, इसमें बच्चा अब वो इमेजिनेशन करता है। ठीक है, इमेजिनेशन कैसे करता है, जिसका देखिए कोई खास अर्थ नहीं होता, केवल वो इमेजिन करेगा और इमेजिन कर करके चीजों को देखेगा या इमेजिन करके चीजों को पूछेगा। ठीक है, कि ये चीज हम ऐसे करें ऐसे करें, इस चीज को ध्यान रखे रहेगा। ठीक है, जैसे अब कल्पना मतलब कह देगा अच्छा ये जो चांद है एक ही क्यों है, दो ठो क्यों नहीं है, तीन ठो क्यों नहीं है, तो कल्पना करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के चिंतन को हम कहते हैं प्रत्यात्मक चिंतन। अगला हमारा आता है तर्कात्मक। ठीक है, या तर्कात्मक कह लीजिए, या इसका एक और देखिए कुछ नाम है, एक सेकंड रुक जाइए इसका। हाँ अच्छा, तार्किक है वही तो है, तार्किक चिंतन। ठीक है, दिमाग सुधर जाता है। देखिए तार्किक चिंतन, इसमें क्या होता है बच्चा किसी भी चीज के तर्क सहित पूछेगा। अब आप उसको कुछ भी बता देंगे ना तो उस मानेगा नहीं। ठीक है, तर्क सहित चिंतन करता है, उसको कहते हैं तर्कात्मक चिंतन। जैसे आप कहेंगे बेटा, जैसे आपने कहा साइकिल को हम चलाते हैं पैर से, मोटरसाइकिल चलते, तो पूछेगा अच्छा मोटरसाइकिल में पैरवा ऐसे से क्यों नहीं करते, वो कैसे चल रहा है, तो आप बताएंगे तेल चल रहा है। अच्छा मम्मी तेल से, ये कड़ू के तेल से? नहीं नहीं, वो उसका तेल अलग आता है। क्यों? उससे खाना क्यों नहीं बना सकते? मतलब अब वो तर्क सहित आपसे चिंतन करते हुए सवाल पूछेगा। या जब किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए तर्क सहित प्रश्नोत्तर होता है, उसको हम कहते हैं तार्किक चिंतन। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा इन सभी चिंतनों में आपका ये जो अपसारी चिंतन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक समालोचनात्मक। ठीक है, समालोचनात्मक ये अभी रिसेंटली पूछने लगा है, अभी इसके पहले ये पूछता था अभिसारी चिंतन, अपसारी। अपसारी चिंतन का एक बहुत जबरदस्त रोल ये होता है ना, इसमें सृजनात्मकता ज्यादा होती है। सृजनात्मक मतलब ना, जब कई तरीके से आप सोचेंगे, आपकी सोच डेवलप होगी तो आप नई नई चीजों को बनाएंगे, यानी कि क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा डेवलप होती है। अब सारी चिंतन में बहुत पूछता है किस प्रकार के चिंतन में सृजनात्मकता शामिल है, तो अपसारी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें सृजनात्मकता कह लीजिए या इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसमें शामिल होती है? वो होती है अपसारी चिंतन में। किसमें? अपसारी चिंतन में। क्लियर हो गई? ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने भाषा और चिंतन को समझा, उसके टर्म्स को समझा। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा, जहां समस्या आ रही है वो कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल।